कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये है कल्टीवेशन मास्टर योमोरैक, जो ल्यू युए कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता था। जब पूरी दुनिया डार्क एरा में डूब रही थी और डीमन किंग की आर्मी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तब योमोरैक अकेला उनके सामने खड़ा हुआ। उसने काउंटलेस बैटल्स लड़कर कॉन्टिनेंट को क्राइसिस से बचाया और डीमन आर्मी को वापस भगा दिया। लेकिन अब लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि योमोरैक कहता है ऑल राइट, इट वर्क्स परफेक्टली। लेकिन उस विक्ट्री की प्राइस बहुत भारी थी। जब योमोरैक ने डीमन आर्मी को हराकर कॉन्टिनेंट को बचा लिया, तब उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। जिन लोगों को वो अपने कॉमरेड्स और एलाइज समझता था, उन्होंने ही उसके खिलाफ तलवार उठा ली। विक्ट्री के तुरंत बाद उससे पीछे से अटैक करके बिट्रे कर दिया गया। जख्मी और शॉक्ड योमोरैक समझ भी नहीं पाया कि जिन पर उसने ट्रस्ट किया था वही उसकी मौत का रीजन बन गए। और यही बिट्रेल उसकी स्टोरी को एक डार्क रिवेंज जर्नी में बदल देता है। बिट्रे होने के बाद भी योमोरैक हार नहीं मानता। गुस्से में वो चिल्लाता है, याद रखना, मैं तुम सब ट्रेटर्स को नरक की गहराइयों तक घसीट कर ले जाऊंगा। और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके आसपास अजीब लोग खड़े होते हैं जो उसे टीचर कहकर बुला रहे होते हैं। शॉक्ड योमोरैक सोचता है, रुको, मुझे तो मर जाना चाहिए था, ये लोग कौन हैं? जब योमोरैक होश में आता है तो वो कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, मैं कहाँ हूँ, क्या ये हेल है? लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। अब वो एक जगह पर है जहां लोग उसे टीचर कहकर बुला रहे हैं। इसी बीच पता चलता है कि यामोरी फैमिली, जो कभी पावरफुल थी, अब ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस फैमिली का फ्यूचर खत्म हो चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके सामने खड़ा इंसान वही है जो कभी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था। जब फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, तब अचानक योमोरैक के दिमाग में काउंटलेस मेमोरीज फ्लड हो जाती हैं। तब उसे समझ आता है कि वो किसी और के बॉडी में आ चुका है, एक लड़के का जिसका नाम है यामोरी बाकुटो। ये लड़का बचपन से वीक माना जाता था और उसकी फैमिली ने भी उसे ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया था। पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे क्लैन से भी निकाल दिया गया। सब लोग सोचते हैं कि बाकुटो के पास कल्टीवेशन टैलेंट ही नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता कि अब उस बॉडी के अंदर वही इंसान है जो कभी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था। इस दुनिया में पावर को रेकी या स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जाता है। नॉर्मली लोग इस एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बल्कि हवा में मौजूद रेकी को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन अब रेकी की अमाउंट बहुत कम हो चुकी है। फिर भी योमोरैक, जो अब यामोरी बाकुटो के बॉडी में है, इंस्टेंटली समझ जाता है कि कल्टीवेशन कैसे करना है। वो अपने बॉडी के ब्लॉक्ड मेरिडियंस को अवेकन करता है और एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। योमोरैक तुरंत समझ जाता है कि किसी ने उसके एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब उसका गोल क्लियर है, पहले अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वापस पाना, फिर ल्यू युए कॉन्टिनेंट पर वापस जाकर उन सब ट्रेटर्स से रिवेंज लेना। फिलहाल उसके पास सिर्फ यामोरी बाकुटो का वीक बॉडी है, इसलिए उसे सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि अकेडमी का फिजिकल टेस्ट पास करके कल्टीवेशन जर्नी फिर से शुरू करेगा। अब अकेडमी का 100 मीटर स्प्रिंट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे क्या एक्सपेक्ट करना, ये तो वीक है। कुछ लोग तो उसे यंग मास्टर कहकर भी टीज करते हैं। लेकिन योमोरैक, जो अब बाकुटो के बॉडी में है, अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। वो जानता है कि अभी वो सिर्फ कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज पर है, लेकिन एक कल्टीवेटर की फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। और अब सबके सामने प्रूव होने वाला है कि जिस लड़के को सब वीक समझते थे, वो एक्चुअली कितना डेंजरस है। रेस स्टार्ट होती है और सब स्टूडेंट्स फुल स्पीड में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सबको लगता है कि बाकुटो तो हिल भी नहीं रहा। लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो, ये तो मूव भी नहीं कर पा रहा। लेकिन उसी मोमेंट बाकुटो शांति से काउंट कर रहा होता है, 1 2 3। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, 3 सेकेंड, इतना काफी है। जैसे ही बाकुटो मूव करता है, उसकी स्पीड देखकर सब शॉक हो जाते हैं। उसका बॉडी लाइटनिंग की तरह ट्रैक पर आगे बढ़ने लगता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कल्टीवेशन पावर जब ल्यू युए कॉन्टिनेंट पर पहली बार आई थी, तब लोगों ने देखा था कि कल्टीवेटर्स नॉर्मल ह्यूमंस की लिमिट्स को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। स्ट्रेंथ, स्पीड और परसेप्शन सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। और अब सबके सामने वही हो रहा है। बाकुटो सिर्फ रेस नहीं जीत रहा, बल्कि सबको दिखा रहा है कि एक रियल कल्टीवेटर की पावर क्या होती है। बाकुटो लाइटनिंग की स्पीड से फिनिश लाइन क्रॉस करता है और सब लोग स्टंट रह जाते हैं। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही शॉक में खड़े हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन और कल्टीवेटर के बीच का डिफरेंस जमीन और आसमान जैसा होता है। टीचर तुरंत अनाउंस करती है, 6.06 सेकेंड्स, न्यू रिकॉर्ड। पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। लेकिन बाकुटो के लिए ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसका असली गोल रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि एक दिन वापस जाकर उन सब ट्रेटर्स से रिवेंज लेना है जिन्होंने उसे बिट्रे किया था। सब लोग शॉक में खड़े रहते हैं, लेकिन बाकुटो शांति से कहता है, ये तो बस शुरुआत है,
वो फिर से उसी जगह पहुंचना चाहता है जहां वो कभी था। लियू युए कॉन्टिनेंट पर एक नाम सबसे ज्यादा फेमस था, येमोरी बाकुटो। सिर्फ 50 साल की ट्रेनिंग में उसने काउंटलेस मास्टर्स को पीछे छोड़ दिया और 65 साल की एज तक वो कल्टीवेशन स्टेज 11 तक पहुंचकर कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन गया। जब डीमन किंग की आर्मी ने लियू युए कॉन्टिनेंट पर अटैक किया, तब बाकुटो ने अकेला खड़े होकर उन्हें वापस भगा दिया और दुनिया को बचाया। लेकिन उस विक्ट्री के बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद बाकुटो को सबसे बड़ा धोखा मिला। जिन कॉमरेड्स पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, उन्होंने ही उसके खिलाफ साजिश करके उसे बिट्रे कर दिया और इसी बिट्रेल के बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। अब नए बॉडी में वापस आने के बाद बाकुटो समझ जाता है कि कल्टीवेशन स्टेज 11 तक पहुंचना अब आसान नहीं होगा। इस नए वर्ल्ड में उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज और ऑलमोस्ट कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका गोल वही है, फिर से स्ट्रांग बनना और एक दिन उन सब ट्रेटर्स से बदला लेना। बाकुटो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 येन होते हैं। इतने पैसे में तो वो एक लो ग्रेड टैलिस्मैन भी नहीं खरीद सकता। तब वो समझ जाता है कि अगर उसे रिवेंज लेना है तो सबसे पहले पैसे और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उससे वॉर्न करते हैं, तुमने ट्रबल क्रिएट किया है, इसलिए तुम्हें मंथली प्रोटेक्शन फी देनी होगी। ये सुनते ही बाकुटो की आंखों में गुस्सा दिखने लगता है, क्योंकि उसे अब याद आ जाता है कि इस एकेडमी में पावर का रूल चलता है। एकेडमी में कुछ स्टूडेंट्स हर वीक प्रोटेक्शन मनी लेते हैं और सबको डराकर पैसे वसूल करते हैं। वो बाकुटो को वीक समझकर उससे भी पैसा मांगते हैं। उनमें से एक गुस्से में आकर उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि एक हिट ही काफी होगा। लेकिन बाकुटो अब पहले वाला वीक लड़का नहीं रहा। जैसे ही अटैक आता है, वो कामली उसे ईजिली डॉज कर देता है और फिर एक ही मूव में अटैकर को जमीन पर गिरा देता है। क्योंकि चाहे उसकी कल्टीवेशन अभी लो हो, फिर भी एक कल्टीवेटर की पावर नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही पहला अटैकर जमीन पर गिरता है, बाकी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। लेकिन बाकुटो रुकता नहीं। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर दूसरे अटैकर को भी किक मारकर दूर गिरा देता है। अब सब लोग डरने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या मॉन्स्टर है। लेकिन बाकुटो बिल्कुल काम रहता है और सीधा उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स गुस्से में उस पर एक साथ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब तीनों अटैकर्स एक साथ बाकुटो पर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकुटो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम लोगों को इतना ही मजा आ रहा है तो चलो थोड़ा और एंजॉय करते हैं। ये सुनते ही अटैकर्स डर कर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अगले ही मोमेंट बाकुटो एक पावरफुल किक से उन्हें फिर से जमीन पर गिरा देता है। अटैकर जमीन पर गिर चुके होते हैं, लेकिन उनमें से एक अभी भी गुस्से में उठकर बाकुटो पर दोबारा अटैक करता है। वो चिल्लाता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन बाकुटो बिल्कुल काम रहता है। जैसे ही अटैकर पास आता है, बाकुटो एक फास्ट काउंटर अटैक करता है और उसे सीधा दीवार तक उड़ा देता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ अटैकर कंप्लीटली डाउन हो जाता है। अब पूरा हॉलवे साइलेंट हो जाता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के बाद लास्ट अटैकर भी जमीन पर गिर जाता है। सबके चेहरे पर डर क्लियरली दिख रहा होता है। जो लोग थोड़ी देर पहले उसे बुली कर रहे थे, अब वही कह रहे होते हैं, ये तो मॉन्स्टर है। कुछ लोग तो डर के मारे पीछे हटकर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन बाकुटो उन्हें ठंडी नजर से देखता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम किसी कमजोर इंसान को टारगेट करना। फिर वो उनके पास आकर कामली बोलता है, अब बताओ तुम लोग मेरे पास क्यों आए थे। और उसकी रेड ग्लोइंग आइज देखकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। बाकुटो अटैकर्स को सीधा वार्निंग देता है, अगर फिर कभी किसी को बुली किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही सब डर के मारे तुरंत माफी मांगने लगते हैं। उनमें से एक तो कहता है कि वो सिर्फ एक नर्ड से पैसे लेने आए थे। बाकुटो उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। अब उसके दिमाग में एक ही प्लान है, जल्दी से पैसे कमाना, क्योंकि उसे कल्टीवेशन के लिए मटेरियल्स और टैलिस्मन्स चाहिए। और जब उसके हाथ में पैसे आते हैं, वो कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है, मेरी पावर वापस पाने का पहला स्टेप। इस दुनिया में कल्टीवेटर्स अक्सर टैलिस्मन्स का यूज करते हैं। ये स्पेशल आइटम्स होते हैं जो स्पिरिचुअल मटेरियल्स और रेकी एनर्जी से बनाए जाते हैं और इनमें पावरफुल मिस्टिकल इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली लोअर रैंक कल्टीवेटर्स ही इनका यूज करते हैं, लेकिन बाकुटो के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी पुरानी नॉलेज की वजह से वो बहुत ईजिली टैलिस्मन्स क्रिएट कर सकता है और जब वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है तो उसके हाथ से पावरफुल टैलिस्मन्स बनने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ बेसिक लेवल का काम है।
बकूटो अपनी एनर्जी यूज करके टैलिस्मन्स क्रिएट करता है और उन्हें अपने सामने बुलाता है। अलग अलग कलर्स के ये टैलिस्मन्स पावरफुल स्पिरिचुअल आइटम्स होते हैं। उनमें से एक टैलिस्मन की प्राइस 5000 येन तक जा सकती है। ये देखकर बकूटो समझ जाता है कि अब पैसे कमाना मुश्किल नहीं होगा। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्लियर है, एक ऐसी जगह ढूंढना जहां वो कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर सके और साथ ही मेडिसिनल हर्ब्स भी कलेक्ट कर सके, क्योंकि उसे अपनी पावर वापस पाने के लिए और भी स्ट्रांग बनना होगा। अब बकूटो ऑफिशियली कल्टीवेशन स्टेज 1 पर पहुंच चुका है। लोग उसे देखकर हैरान हो रहे हैं क्योंकि उसका स्टाइल और ऑरा बिल्कुल अलग लग रहा है। कुछ स्टूडेंट्स तो उसके लुक्स की भी बात करने लगते हैं। तभी अचानक एक छोटा सा पपी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखकर विम्पर करता है। बकूटो तुरंत नोटिस करता है कि उस पपी की बॉडी पर एक बड़ा वूंड है, लेकिन उसके पास आने की वजह से लगता है कि वो बकूटो से हेल्प मांग रहा है। बकूटो पपी के पास बैठता है और कहता है, चलो तुम पर हीलिंग चार्म टेस्ट करते हैं। फिर वो एक टैलिस्मन एक्टिवेट करता है और ग्रीन एनर्जी पपी के वूंड पर फ्लो होने लगती है। ये चार्म डैमेज्ड ऑर्गन्स और फिजिकल इंजरीज को हील कर सकता है। कुछ ही सेकंड्स में पपी का वूंड कंप्लीटली हील हो जाता है। पपी खुशी से वुफ वुफ करके उसके आसपास घूमने लगता है, लेकिन बकूटो बस कामली कहता है, रिलैक्स, ये सिर्फ एक इंजर्ड डॉग था, उसके लिए ये सब बस बेसिक लेवल कल्टीवेशन पावर है। तभी एक लड़की वहां आती है और गुस्से में कहती है, अगर ये डॉग मर जाता तो? वो बकूटो पर ब्लेम करने लगती है कि उसने डॉग को हिट किया है, लेकिन बकूटो कामली कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं। तभी लड़की नोटिस करती है कि डॉग का वुंड ऑलरेडी हील हो चुका है। ये देखकर वो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन बकूटो बस पपी को उठाकर चलने लगता है। अब लड़की और भी क्यूरियस हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मिस्टीरियस लड़का असल में है कौन। लड़की पपी को देखकर थोड़ी काम होती है, लेकिन फिर भी सस्पिशियस लगती है। वो पूछती है, क्या तुमने इस पर कोई ट्रिक यूज की है? तब बकूटो शांति से कहता है, ये मेरा डॉग है और मुझे एनिमल्स पसंद है। फिर वो अपने हाथ में एक टैलिस्मन दिखाता है। लड़की तुरंत समझ जाती है कि शायद ये एक हीलिंग चार्म है, लेकिन उसके साथ खड़ा लड़का गुस्से में बोलता है, हमें बेवकूफ मत बनाओ, तुमने जानबूझकर डॉग को हिट किया होगा। अब सिचुएशन फिर से टेंस होने वाली है। लड़की बकूटो के हाथ में टैलिस्मन देखकर पूछती है, क्या कोई भी इस चार्म को यूज कर सकता है? फिर वो डाउट से कहती है कि क्या ये कोमा जैसी कंडीशन में पड़े किसी इंसान को भी हील कर सकता है? बकूटो कामली एक्सप्लेन करता है कि एक वेजिटेटिव स्टेट तब होती है जब ब्रेन को डैमेज होता है, और नॉर्मली एक चार्म सिर्फ बॉडी को हील करता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी ब्रेन कोऑर्डिनेशन को भी रिस्टोर कर सकती है। ये सुनते ही लड़की शॉक हो जाती है और कहती है, अगर ये सच है तो किसी की लाइफ बच सकती है। लेकिन बकूटो बस शांति से कहता है, सिंपल है, यूज करना हो तो टैलिस्मन पर रेकी फ्लो करना पड़ेगा। बकूटो अपने टैलिस्मन्स दिखाते हुए कहता है, ये लार्ज चार्म 400,000 येन का है और ये वाला 200,000 येन का। लड़की तुरंत कहती है कि अगर चार्म काम करता है तो वो 1 मिलियन येन देने को रेडी है। ये सुनते ही उसका साथी गुस्से में आकर बकूटो को धक्का देने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, हे गेट लॉस्ट। लेकिन अगले ही सेकंड बकूटो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करो, वरना तुम्हारा हाथ हिल भी नहीं पाएगा। और उसकी रेड ग्लोइंग आइज देखकर सब डर जाते हैं। बकूटो एक ही मूव में उस लड़के को दूर फेंक देता है और कामली कहता है, डील डन। फिर वो लड़की को एक स्पेशल टैलिस्मन दे देता है और समझाता है कि इसे कैसे यूज करना है। लड़की उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। बकूटो बस हल्का सा स्माइल करके कहता है, उम्मीद है तुम्हें इसे यूज करने की जरूरत ना पड़े। फिर लड़की क्यूरियोसिटी से पूछती है, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? और बकूटो शांति से जवाब देता है, यामोरी बकूटो। बकूटो वहां से चलता हुआ बस हाथ हिलाकर बाय बोल देता है और पपी भी उसके साथ साथ चलने लगता है। पीछे खड़ी लड़की कहती है कि वो लड़का शायद रियल कॉन आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक होप जगती है कि शायद उस चार्म की वजह से उसकी मॉम दोबारा होश में आ सके, और इसी होप के साथ वो टैलिस्मन को टाइटली पकड़ लेती है। इधर बकूटो शांति से सोचता है, फाइनली पैसे मिल गए, अब मैं एक जगह ढूंढ सकता हूँ जहाँ मैं रह सकूँ और अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकूँ। पैसे मिलने के बाद बकूटो डिसाइड करता है कि अब उसे ट्रेनिंग के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। वो सिटी में चलते हुए सोचता है कि कल्टीवेशन कंटिन्यू करना अब जरूरी है। तभी अचानक उसे एक जगह से स्ट्रेंज स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। क्यूरियस होकर वो उस डायरेक्शन में जाता है और वहाँ उसे एक रेयर स्पिरिचुअल प्लांट मिलता है। ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं होता, बल्कि एक प्रेशियस हर्ब, सिल्वर हार्ट ग्रास। इस रेयर हर्ब को देखकर बकूटो तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी कल्टीवेशन को बहुत फास्ट बूस्ट दे सकता है।
दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिचुएशन टेंस हो चुकी है। लड़की का भाई गुस्से में है और उसका हाथ भी सीरियसली इंजर्ड हो गया है। नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है, लेकिन उसके फादर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहते हैं कि शोकुन फैमिली ने पहले ही बहुत हेल्प की है, फिर भी उनका बेटा बार बार ट्रबल क्रिएट कर रहा है। उन्हें लगता है कि इस तरह की बेइज्जती बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। और इसी बीच लड़की अपने हाथ में वही मिस्टीरियस टैलिस्मैन पकड़कर सोच रही होती है, क्या ये सच में किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो एक अननोन चार्म पर ट्रस्ट कर रही है। उन्हें लगता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी चीज पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो टैलिस्मैन को टाइटली पकड़कर कहती है, अगर ये मेरी लास्ट चांस है तो मुझे इसे ट्राई करना ही होगा। तभी उसका फादर गुस्से में रूम में आता है और चिल्लाता है, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। लेकिन लड़की भी हिम्मत करके जवाब देती है, अगर इससे मॉम ठीक हो सकती हैं तो मैं ये रिस्क जरूर लूंगी। हॉस्पिटल रूम में लड़की अपनी कोमा में पड़ी मॉम को देखती है और सोचती है कि डॉक्टर्स भी अब होप लूज कर चुके हैं। उसका फादर गुस्से में कहता है कि अगर वो उसे शोकुन हॉस्पिटल ले आती तो शायद सिचुएशन अलग होती, लेकिन लड़की हिम्मत करके कहती है, अगर मैं बस एक बार ट्राई कर लूं तो शायद मॉम ठीक हो सकती हैं। ये सुनते ही उसका फादर और भी गुस्सा हो जाता है और उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की डिसाइड कर चुकी है, अब वो टैलिस्मैन यूज करके लास्ट चांस लेना ही चाहती है। लड़की का फादर गुस्से में कहता है कि उसकी होप्स हमेशा डिसअपॉइंटमेंट बन जाती हैं। वो नर्स को बुलाने के लिए मुड़ता है और ऑर्डर देता है कि पेशेंट के सारे मेडिकल डिवाइसेस हटा दिए जाएं। ये सुनते ही लड़की शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फादर उसकी बात इग्नोर कर देता है। तब लड़की अपनी मॉम के पास जाकर कहती है, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी, और फिर वो हिम्मत करके मिस्टीरियस टैलिस्मैन एक्टिवेट कर देती है और रूम में एक पावरफुल ब्लू लाइट चमक उठती है। जैसे ही टैलिस्मैन एक्टिवेट होता है, रूम में ब्राइट ब्लू लाइट फैल जाती है। लड़की का फादर शॉक होकर पूछता है, ये क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर्स नोटिस करते हैं कि पेशेंट का बॉडी रिएक्ट करने लगा है। उन्हें लगता है कि उसकी कंडीशन सडनली इंप्रूव हो रही है। लड़की रोकर कहती है, मॉम, और उसका फादर पैनिक में चिल्लाता है, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी वाइफ शायद वेकअप हो रही है। ये देखकर हॉस्पिटल स्टाफ भी हैरान रह जाता है और तुरंत इमरजेंसी एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। डॉक्टर्स जब पेशेंट को चेक करते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट का ब्रेन डैमेज ऑलमोस्ट हील हो चुका है। ये देखकर लड़की तुरंत कहती है, ये सब उस चार्म की वजह से हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स को ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है। वो कहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। सिचुएशन इतनी शॉकिंग हो जाती है कि वो तुरंत डिसाइड करते हैं कि इस केस को मेडिकल एकेडमी तक रिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर ये सच है तो जिस इंसान ने ये चार्म बनाया है वो शायद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर है। हॉस्पिटल में मिरेकल हो चुका है। लड़की की मॉम फाइनली होश में आ जाती हैं और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। इमोशनल मोमेंट में लड़की सोचती है, मुझे उस लड़के का एहसान जरूर चुकाना होगा। दूसरी तरफ बखूटो को मी फाइनली रहने के लिए एक जगह मिल जाती है। अब उसकी कल्टिवेशन जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। वो कहता है, ये ल्यू यूए कॉन्टिनेंट पर मेरा पहला स्टेप है, लेकिन उसके दिमाग में एक और गोल है, एक दिन वापस स्ट्रांग बनकर उन सब ट्रेटर्स से बदला लेना जिन्होंने उससे बिट्रे किया था। बखूटो अपने पास्ट को याद करता है और कहता है, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन रिवेंज लेने के लिए उसे फिर से कल्टीवेशन स्टेज 11 तक पहुंचना होगा। इसके लिए उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और रेयर मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन बखूटो कॉन्फिडेंट है। बाकुटो रियलाइज करता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रांग बनने के लिए उसे रेयर स्पिरिचुअल मटेरियल्स ढूंढने पड़ेंगे। तभी उसे एक स्पेशल हर्ब मिलता है, सिल्वर हार्ट ग्रास। ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल मटेरियल है जो कल्टीवेटर की रेखी को रिफाइन करके लेवल इंक्रीज कर सकता है। बाकुटो समझ जाता है कि अगर वो इस प्लांट का फ्रूट यूज करे तो वो स्टेज 2 कल्टीवेशन तक पहुंच सकता है। बाकुटो सिल्वर हार्ट ग्रास को देखकर समझ जाता है कि अगर वो केयरलेस हुआ तो बड़ी ट्रबल हो सकती है और उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस भी स्लो हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि रात को सीक्रेटली ट्रेनिंग करेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, कल्टीवेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बाकुटो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तब वो सोचता है कि शायद टैलिस्मैन सेल करके पैसे कमाना ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही वो प्लान बनाता है, उसे फील होता है कि कुछ लोग फिर से उसके पास आ रहे हैं। बाकुटो को सडनली फील होता है कि कुछ लोग उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो दूर खड़े होकर उसकी हर मूवमेंट को वॉच कर रहे होते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का हिस्सा हो। ये देखकर बाकुटो अलर्ट हो जाता है और डिसाइड करता है कि पहले सिचुएशन को समझना जरूरी है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की उसे आवाज देती है, याई मोरिकुन। ये उसकी क्लासमेट होती है जो नोटिस करती है कि बाकुटो का बॉडी पहले से काफी हेल्दी और स्ट्रांग लग रहा है। तब बाकुटो को याद आता है कि ये वही लड़की है जो ओरिजिनल बाकुटो को पहले से जानती थी। लड़की बाकुटो को देखकर कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम स्कूल वापस आ सकते हो,
लेकिन बाकुटो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि वो बाद में बात करेगा। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, लड़की सडनली रुककर सोचती है कुछ तो अजीब है, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ बाकुटो को भी क्लियर फील हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो डिसाइड करता है आज ही पता लगाना होगा ये लोग कौन है, और उसकी रेड ग्लोइंग आइज देखकर लगता है कि अब डेंजरस कन्फ्रंटेशन होने वाला है। बाकुटो सडनली तेजी से दौड़ना शुरू करता है और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद बाकुटो एक एम्प्टी एली में रुक जाता है। अटैकर्स सोचते हैं कि अब वो फंस गया है, लेकिन बाकुटो कामली उनकी तरफ देखकर कहता है तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर वो चैलेंज देता है अगर फाइट करनी है तो सब एक साथ आओ। ये सुनते ही अटैकर्स उस पर एक साथ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अटैकर्स का लीडर आगे बढ़कर बाकुटो को देखकर कहता है तुम में काफी गट्स हैं। फिर वो पूछता है कि बाकुटो को किसने भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन बाकुटो कामली जवाब देता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब लीडर गुस्से में कहता है कि बाकुटो ने अमाहन फैमिली को इंसल्ट किया है और अब उसे उसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही बाकुटो समझ जाता है कि ये सब अमाहन गैंग के लोग हैं।